हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 56। इरफा अहमद के साथ उस वक्त बातें वगैरह कर रही होती है। शाम का वक्त होता है। अहमद आराम से लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। इरफा चाय बनाने जाती है शाम की, और तब उसके फ़ोन पर कॉल आती है। उसे कॉल आती है, वो कॉल पिक करती है तो सामने से कोई जवाब नहीं आता। फिर इरफा को मैसेज आता है कि मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम आके मुझसे मिल लो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इरफा दिल में सोचती है कि हो सकता है कि अहमद की बात हो, उसी ने सिम चेंज करके उसे मैसेज किया हो। इरफा उस शख्स की बात मान के बाहर जाती है। जैसे वो जाती है, वहाँ एक कार खड़ी होती है और फिर इरफा उस कार को देख ही रही होती है कि तब तक कोई शख्स उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे बेहोशी की दवा सुंघा कर उसे बेहोश कर चुका होता है। अहमद को जब अंदाज़ा होता है कि बहुत टाइम हो गया, इरफा आई नहीं है, तो वो जब खिड़की से देखने लगता है तो उसे समझ आता है कि कोई इरफा को आराम से गाड़ी में बिठा के ले जा रहा है। अहमद को बहुत गुस्सा चढ़ता है। जब वो थोड़ा थोड़ा नीचे आता है तब तक गाड़ी जा चुकी होती है। अहमद शदीद हैरानी और शदीद डर में मुब्तला हो जाता है और आराम से अपनी गाड़ी दौड़ाना स्टार्ट करता है। उधर जब वो शख्स गाड़ी चला ही रहा होता है कि इरफा को चलते चलते उस गाड़ी पे होश आ जाता है और फिर इरफा उनसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो शख्स अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ होता है और वो शख्स इरफा को इशारा करता है अपनी बंदूक से कि तुम जैसे हो वैसे चुपचाप बैठी रहो। इधर अहमद को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। वो सबसे कॉल करके पूछ रहा होता है और किसी को कुछ खबर नहीं होती है। अहमद को ऐसा लग रहा होता है कि कितने से उसकी सांसें छीन ली हैं। अहमद की तबीयत शरीर ख़राब होने लगती है, उसे सांस नहीं आ रही होती है। अहमद चाहता था कि अहमद इरफा को ढूंढने जाए, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। उधर इरफा को वो शख्स अपने साथ एक पार्क में ले आता है और इरफा वहाँ डर रही होती है। वो शख्स कह रहा होता है कि जितना नॉर्मल तरीके से सब आए तुम्हें भी इस नॉर्मल तरीके से चलना चाहिए। वो शख्स अपनी गन तो गाड़ी में रख के आया हुआ होता है और जब उसकी पार्क में तलाशी ली जाती है तो उस शख्स का हाथ कुछ नहीं निकलता और इरफा तो डर रही होती है। पहले वो सोचती है कि वो यहाँ से निकलने की कोशिश करे, लेकिन उस शख्स ने इरफा को ये यकीन दिलाया था कि सच बताने के बाद उसे वो वापस सही सलामत घर छोड़ देगा, जिसके बाद उससे उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो जब वो पार्क पे जाती है तो पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं था, अहमद का कज़न बिलाल ही था। तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया? हाँ, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने नहीं बताया कि मैं ही हूँ वो शख्स जिसने उसे कॉल करके पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा सच बता दूँगा, और वो सच अब तुम्हें बताने लगा। इरफा उसकी बैठ कर बात मानने को तैयार नहीं होती। इरफा ये कहने लगती है कि देखो, जो भी बात है मुझसे दूर रहो, मुझे वापस घर जाना है, मुझे मुझे अहमद के साथ रहना है। वो कहता है कि पूरा सच सुन लो, फिर मैं आपको वापस छोड़ के आ जाऊँगा, लेकिन आपको मेरा सच सुनना ही पड़ेगा भाभी, प्लीज़। वो इरफा के हाथ पैर जोड़ने लगता है, वो उसे सच बताने लगता है। भाभी, मैं नहीं जानता कि अहमद भाई ने आपको क्या कितना बताया है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है। उसने ज़िंदगी में आज तक किसी के साथ अच्छा नहीं किया। अहमद की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो एक साइको है। वो किसी को भी हर्ट कर सकता है, और तुम्हें पता है उसने कई बार मुझे भी हर्ट किया है। इरफा उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन वो शख्स अपने साथ कुछ फाइल्स लाया होता है। वो अहमद की पूरी मेडिकल कंडीशन इरफा के सामने रख देता है और वो उसे ये कहता है कि अहमद तुम्हारे साथ अभी तक कैसे बिहेव कर रहा है। जब इरफा उसे एक एक बात बता देती है तो वो उसे ये कह रहा होता है कि देखो, अभी तक तो वो तुम्हारे साथ ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन जिस दिन वो शख्स को ये लगा कि तुम उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रही हो और तुम उसे चीट कर रही हो, भले तुम ना कर रही हो इरफा, लेकिन फिर भी वो तुम्हें जितना नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी फैमिली को भी उस शख्स से ख़तरा है। अब सच ये है कि तुम्हें उससे छोड़कर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए टॉक्सिक बन जाए। इरफा के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था। क्या अहमद के बाबा ने तुम्हें सच नहीं बताया?
इरफा बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है। मतलब कि दादी को, हाँ, दादी भी आपको यही सच बताने वाली थी कि अहमद की दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो किसी के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उसे क्या, और भी एक बात है जो मैं आपसे कह रही थी, बताइए। कॉलेज में हम पढ़ते थे, अब तब भी अहमद भाई कहते थे कि उन्हें किसी लड़की से प्यार है। एक दिन वो लड़की अपनी किसी कज़न से बात कर रही थी और अहमद ने ना कुछ और दिखाना था, उस लड़की को गोली मार दी थी और फिर वो लड़की वो मर गई थी। भाभी, वो जिंदा नहीं बची थी। आप लकी हो कि आप अभी तक जिंदा हो, लेकिन अगर आप कब तक जिंदा रहोगे मुझे नहीं पता। देखिए भाभी, मेरा फ़र्ज़ था अब तक सच कहना, सच मैं कह चुकी हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप अहमद के साथ रहो ना रहो। और एक बात और, अहमद के साथ ज़्यादा देर आपके रह भी लेगी तो बर्दाश्त भी कर लेगी, लेकिन उसे बदलना नामुमकिन है। जो अपनी दादी को नहीं जिंदा छोड़ सकता, वो किसी और को क्या ही छोड़ेगा। और एक बार और, अहमद वही शख्स है जिसे ये डर था कि मैं उसे कोई तकलीफ़ पहुंचाऊंगा या मैं उसे तुमसे अलग कर दूंगा, इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। भाभी, जोया से भी मंगनी उसने अपनी ज़िद की बदौलत की थी, क्योंकि जोया उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन जब जोया उससे प्यार करने लगी थी तो वो उसे छोड़कर आपके पास आ गया। अब आप उससे प्यार नहीं करते हो, इसीलिए वो आपके साथ है। जब वो आपको छोड़ देगा तो मतलब मतलब ये भाभी, जब आप उससे प्यार करने लगोगे तो वो आपको छोड़ देगा। इरफा को इतना दुख होने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाभी। नहीं, आप मत रोइए। इरफा जब बहुत ज़्यादा रो रही होती है तो बिलाल उसे गले लगा कर उससे कहता है कि भाभी देखिए, अगर आपको कभी भी उससे ख़तरा महसूस हुई है तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मेरा नंबर आपके फ़ोन में रहेगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं सीधा आ रहा हूँ अपने घर। मुझे पता है कि अब अहमद भाई मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब आपको भी उनके साथ सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज़िंदा रहना चाहती हैं तो अहमद भाई से जितना दूर रहें उतना आपके लिए बेहतर है। फिर ये सारी चीज़ें सुन के बहुत डर जाती है। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल कर रखिएगा, और अगर आपको कभी जाने में यहाँ से दिक्कत भी पेश आए तो हम आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं भाभी। बस आप खुद को मजबूत रखिएगा। हम आप ही हैं जो अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकाल सकती हैं। इरफा जब बिलाल से मिलकर घर वापस आ रही होती है तो इरफा बहुत डरी हुई होती है। वो ये सोच रही होती है कि मैंने तो सोचा था अहमद के साथ अपनी ज़िंदगी को नया आगाज़ करूँगी, लेकिन सच जानकर ये पता चल गया है कि मैं अहमद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकती, क्योंकि अहमद मेरे साथ जी नहीं सकता। इस वक्त मोहब्बत करने लगी थी अहमद से, पर अहमद का हकीकत देखकर इरफा बहुत डर गई थी। तो उधर अहमद हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब वो घर वापस लौटता है तो देखता है कि इरफा वहाँ पर बैठी हुई है घर पर ही। अहमद उसे देखकर बहुत शौक हो जाता है और वो उसे पागलों की तरह घूरने लगता है और वो उसके हाथ पकड़ के उसके हाथ को गौर से देखने लगता है। इरफा जब उसकी हरकत और सकरात को अहमद की बातों के बाद चेक करने लगती है तो उसे समझ आता है कि अहमद ही बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं कर रहा। इरफा बेचारी को तो ये लग रहा था कि अहमद उसे मोहब्बत में पागल हो चुका था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे हकीकत सामने आ चुकी थी। इरफा, क्या हुआ? अभी डर क्यों रहे हो? अहमद इरफा से मुखातिब होता है, लेकिन इरफा अहमद से बहुत डर रही होती है। अब अहमद उसके लिए एक ऐसी बन गया था कि जिससे ना वो निकल सकती थी, ना उसके साथ रह सकती थी। अहमद ने भी इरफा को बहुत अच्छे से फंसा लिया था शादी करके, और वो अब सुनने पे सुहागा तो उसका ये था कि वो उससे उसकी फैमिली से भी दूर ले आया था। अब इरफा अपनी फैमिली वालों से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। इधर अहमद जब कॉल फ़ोन देखता है तो उसे बिलाल का नंबर दिखता है तो वो फ़ौरन ही समझ जाता है कि उसने उसको पूरी हकीकत बता दी होगी। अहमद धीरे धीरे इसका के करीब आके उससे ये कहने लगता है कि देखो इरफा, सच तो तुम्हें मालूम हो ही चुका होगा। इरफा उसे देखकर रो रही होती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की अहमद, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। अहमद उसे देखकर हंसने लगता है और वो कहता है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है उसे तुम्हें हासिल करके ही रहता हूँ एट एनी कॉस्ट। तुम्हारा मोहब्बत नहीं था, ये तुम्हारा जो जुनून मुझे लगता था मोहब्बत है, वो मोहब्बत नहीं था।
अहमद फ़ौरन ही से उसे कह देता है ये मोहब्बत नहीं, ये मेरा इश्क है। इरफा उसे धकेल के कहती है कि ये तुम्हारा कोई इश्क नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है अहमद, और तुमने अपने साथ मेरी भी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी, और कॉलेज वाली उस लड़की को भी मार डाला तुमने, अपनी दादी का भी कत्ल कर डाला, और मुझे ब्रेन वॉश करके मैं मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तुम्हारे पापा ने भी तो कहा था। पापा ने? तो तुम्हें पापा ने भी सच बताने की कोशिश की थी। इरफा हकलाते अहमद को कहने लगती है कि आपके बाबा ने कहा था कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी आगे चल के, और वो तो आपकी कंपनी के आधे शेयर्स मेरे नाम पे करने वाले थे वसीयत बदल के। अहमद को जिस बात को नहीं बताना था इरफा उसी बात का बता चुकी थी, लेकिन अहमद ये बात सुनने के बाद बहुत बौखला जाता है और वो इरफा के हाथ बांधने लगता है, और वो इरफा को कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें किसी कीमत पर जाने नहीं दे सकता। और वो इरफा के बालों पर हाथ फेरते हुए से कहता है कि पता है तुम्हें, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही हो। तुम्हारे साथ जो कुछ होगा वो मैं तय करूँगा। तुम्हें किससे मिलना है, किससे मिलने जुलना है, किससे क्या कितनी बात करनी है, उसका हिसाब मैं रखूँगा। और तुम्हें पता है मैं अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इरफा कहती है कि तुम्हारे साथ रहकर मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है, मैं किसी और की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आके कभी भी नहीं बढ़ सकती। अहमद को शदीद गुस्सा आता है और वो उसके बाल पकड़ के उसे बेड में फेंक देता है। उसके बाद जब वो उसके करीब आने की कोशिश करता है तो इरफा